मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज 11 फरवरी का ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद जो है सफलता की बिंदुओं को यानी सफलता की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि यह जो है एक ऐसे समय में आ रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए गाइज़, अब बहुत सारी परीक्षाएँ आपकी शुरू होने वाली हैं, उसको देखते हुए जल्द से जल्द करंट अफेयर्स का ये देखिए डेली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम उसके साथ-साथ मेरा पूरा प्रयास है कि जो आपके परीक्षाएँ अप्रैल में होने वाली हैं या फिर मई में होने वाली हैं, उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वार्षिक जो है संकलन भी करंट अफेयर्स में हम देना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग जम के लग जाते हैं आज से। तो पहला देखिए जो है क्वेश्चन आपका है। तो पहले हम आपके कुछ प्रश्नों को लेकर के डिस्कस करेंगे जो हमारा क्लास का प्लानिंग है आपको बता दूं। फिर उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण हाइलाइट्स बिंदु हैं उन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी अगर आप इधर जो सामान्य एग्ज़ाम हैं अगर उनको देना चाहते हैं सिविल के अलावा अतिरिक्त, तो आप जो है इनसे पहले की जो टॉप 10 8 क्वेश्चन होंगे इन प्रश्नों को आप देखिए। उसके बाद जो हाइलाइट्स पॉइंट हैं आप उनको भी एक नज़र में देख लीजिएगा। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा वीडियो जो है देखना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में हम जो है सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करंट अफेयर्स आपको देंगे। तो जो पहला 10 मिनट आपका होगा वो आप सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से है, और बाकी लास्ट का जो पॉइंट है वो आपका जो है सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है? राजू कपूर, संजय कपूर, रणधीर कपूर, अनिल कपूर। चलिए गाइस, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ज़रूर आप जानते हैं। तो ये आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हम लोगों के बीच में जाने माने अभिनेता रहे जो कि नहीं रहे अब, वो हैं कौन? राजीव कपूर। तो राजू कपूर जिसका अगर आपने राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म देखा होगा, क्योंकि इनके जीवन की सबसे सुपरहिट फिल्म रही है। अ, अगर उसको आपने कभी देखा हो तो इसमें इन्होंने बतौर अभिनेता काम किया था। तो ये आप इनको जानते हैं कि ये अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजू कपूर रहे हैं, जो 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया इनका। और इनकी उम्र कब कितनी थी? 58 साल की थी। इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो ये होता था 25 अगस्त 1962 मुंबई में। और राजू कपूर ने हिंदी सिनेमा में क्या किया? अभिनेता के रूप में, साथ ही साथ ये प्रोड्यूसर भी रहे, निर्देशक भी रहे। और शम्मी कपूर और शशि कपूर राजू के चाचा थे। कौन थे ये? और राजू का एक्टिंग करियर आप जानते हैं कि बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म रही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? झारखंड क्रिकेट टीम, उत्तराखंड क्रिकेट टीम, पंजाब क्रिकेट टीम, राजस्थान क्रिकेट टीम। तो ये जो है उत्तराखंड क्रिकेट टीम है। तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम के वसीम जाफर रहे हैं। ये जो है उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये 1996-97 में इन्होंने घरेलू क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था और गुजरात के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच खेला था। जाफर टीम इंडिया के 31 टेस्ट मैचों खेला और 2 वनडे मैच भी इन्होंने खेला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 20 मई, 18 जनवरी, 10 फरवरी। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो दिवस हैं आप प्रतिदिन की तैयारी में ये जरूर ध्यान दिया करिए कि आज कौन सा दिवस है। कोई दिवस तो नहीं है, जो दिवस है उस दिवस को दिमाग में पूरा दिन बनाए रखिए। ये सवाल आपका जो एक सवाल पूछता है ये एकदम 100% सही रहेगा। तो गाइस, हम लोग 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाते हैं। और इसका मकसद क्या है? दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। और भारत में आप जानते हैं कि दाल एक प्रमुख व्यंजन है, दाल चावल जो कि पूरे भारत में मिलता है आपको।
2016 के अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव पारित किया। तब से ये अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बार्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ, मिशेल मॉस, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेट। कौन है भाई? तो ये हैं स्टीव स्मिथ। किसको? स्टीव स्मिथ। तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एलन बार्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किस मेडल से सम्मानित किया है ये ध्यान रखना हमको। एलन बार्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? स्टीव स्मिथ को किया गया है। तो आप जैसे जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और वेंडेला क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। स्मिथ को तीसरी बार एलन बार्डर मेडल दिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कार है। अगला है आपका फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो ये प्रश्न कल भी आपने देखा था। तो ये है 1 साल का करार हुआ है। किसके साथ? मर्सिडीज के साथ। फार्मूला 1 चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ 1 साल का करार किया है। 2013 में मर्सिडीज से जुड़े थे उन्होंने। अब तक 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब इन्होंने जीता हुआ है। तो ये ब्रिटिश रेसर हैं लुइस हैमिल्टन। अगला है, निम्न में से किस भारतीय अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो कल भी इस क्वेश्चन को आपने देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ONGC। तो आपको बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो आयरलैंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इसका नाम है क्या? आयरलैंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वह लद्दाख में देश की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करेगी और इसमें पृथ्वी की गर्भ की ऊष्मा का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। ONGC के बयान के अनुसार भूतापी संसाधनों के विकास में लद्दाख में खेती में क्रांति आ सकती है। ONGC की इस परियोजना से भारत भूतापी बिजली के मामले में वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। अगला सवाल है, इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, शुभगमन गिल। तो ये कौन है गाइस? ये है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। तो आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट की विकेट कीपर जो बल्लेबाज भी हैं ऋषभ पंत को 2 जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती। ऋषभ पंत भारत के होनहार खिलाड़ी भी हैं, आप जानते हैं। रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? अनुज कौल, मोहित अग्रवाल, बंसी कौल, कमल त्यागी। तो गाइस आपको बता दूं कि ये कौन है? बंसी कौल। तो रंग विदूषक के संस्थापक और थिएटर निर्देशक बंसी कौल का निधन हो गया। वे 72 साल के थे। कितने साल के थे गाइस? ये 72 साल के थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1949 में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। और बंसी कौल के जो कला के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2014 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें से सम्मानित किया गया था। तो ये गाइस रहे हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जिसको हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला 12वां राज्य बना राजस्थान। तो आपको गाइस मालूम है कि वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज है। फूड सिक्योरिटी बिल का ये विस्तार है कि अब भारत में किसी भी राज्य में रह करके एक राज्य का नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में आप कहीं भी रहिए आप अनाज इसके तहत प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान, अब आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 11 राज्यों में शामिल हो गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाले राज्य हैं
जिन्होंने से इस सुधार को पूरा किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली के पूरा होने पर 12 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आधार धनराशि दी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के एक नागरिक केंद्रित सुधार है। इसके कारण से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हाइलाइट्स पॉइंट है, ये आपको फोकस करना है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। यूएई ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, मंगल की कक्षा में पहुंचाया अंतरिक्षयान। तो संयुक्त अरब अमीरात, जो कि आप जानते हैं कि ये खाड़ी देशों में फारस की खाड़ी पर तट पे बसा हुआ देश है, और ये अबू धाबी, आप जानते हैं इसका प्रमुख शहर। यूएई के अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्षयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात का होप यान लगभग, क्या नाम है इसका गाइस, होप यान, इसका क्या नाम है, होप यान लगभग 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल के पकड़ में आने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्षयान के इंजन को लगभग 27 मिनट तक चालू रखा है। होप मार्स मिशन को साल 2014 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हिज डाई हाइनेस शेख खलीदा बिन जायद अल नाहयान और महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब द्वारा घोषित की सबसे बड़ी रणनीतिक वैज्ञानिक राष्ट्रीय पहल माना जाता है। अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में होगा शामिल। तो ये देखिए, जो आपका डोनाल्ड ट्रंप जिन चीज़ों से बाहर हुए थे, अब बाइडेन उसमें शामिल हो रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य प्रवक्ता की तरफ से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि मानवाधिकार से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवाधिकार परिषद विश्व का अग्रणी मंच है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तौर पर विशेष प्रक्रियाएं, कार्रवाई तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के बेहद महत्वपूर्ण उपकरण है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एजेंसी दुनिया भर में मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए शामिल है। एजेंसी मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियों का अवलोकन करती है। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की पहली टुकड़ी हुई शामिल, जाने विस्तार से। तो ये आप देखिए, सीआरपीएफ में जो है महिला टुकड़ी, जो कोबरा उसकी टीम है, खास तौर से आप जानते हैं कि जो नक्सलवादी की जो समस्या है, नक्सलवाद की जो समस्या है, उसको समस्या से निपटने के लिए कोबरा गैंग का गठन किया गया है, कोबरा यूनिट का गठन किया गया है। और इस कोबरा यूनिट को बहुत से पावर हैं जो है इन नक्सलवादियों के ऊपर कार्रवाई करने हेतु। तो इसमें जो है प्लानिंग, फील्ड क्राफ्ट, विस्फोटक इस्तेमाल के प्रशिक्षण दिया जाएगा इनको, और जंगल में नक्सलियों से मोर्चा लेते समय घिर जाने के बाद खुद को बचाने का तरीका भी इन्हें सिखाया जाएगा। तो आइए चर्चित मुद्दे पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो करुबा समुदाय, अभी हाल ही में कर्नाटक का ये समुदाय चर्चा में रहा है गाइस। तो ये सिविल सेवा के दृष्टिकोण से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए बेहद आपके लिए जरूरी है। तो आपको बता दूं कि चर्चा में क्यों रहा है। तो ये जो है कुरुबा समुदाय द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में समुदाय के द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई कि राज्य सरकार कुरुबा समुदाय के अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार के अपनी संस्तुति भेजे। देश की स्वतंत्रता के बाद कुरुबा समुदाय एससी एसटी दर्जा प्राप्त था, परंतु वर्ष 1977 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एलजी हावनूर ने कुरुबा समुदाय को एसटी से अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया। हालांकि आयोग ने इसमें एक क्षेत्र विशेष की शर्त भी जोड़ी थी और कहा कि बीदर, यादगीर, कालाबुरागी और मधुकेरी क्षेत्र में कुरुबा शरणार्थी शब्द के साथ रहने वाले लोग एसटी श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं। कुरुबा समुदाय का संक्षिप्त परिचय जान लीजिए कि एक समुदाय एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है, और ये वर्तमान में समुदाय की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 9.3% है, यानी काफ़ी अच्छा रेशियो है। और कुरुबा कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिगा अब मुसलमानों के बाद चौथी सबसे बड़ी जाति है। अन्य राज्यों के कुरुबा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में इसे धनगर के नाम से जाना जाता है, गुजरात में इसे रबारी या राइकिया के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में इसे देवासी और हरियाणा में इसे गडरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुद्दे का अगर देखा जाए तो ये लिंगायत समुदाय की मांगे हैं कि 3 वर्ष पहले कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की एक अलग अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की गई थी। लिंगायत उप पंच मसाले से जुड़े लोगों ने भी अपने समुदाय को पिछड़ा वर्ग से 2A श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग की। इसके तहत पिछड़ी जातियों को समर्थन वर्तमान में 15% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग। न्यायमूर्ति एच.एन. मोहन दास आयोग का गठन एससी समुदाय के लिए मौजूदा आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% करने और एसटी के लिए इसे 3 से 7% किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया गया था, जिससे उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के निर्णय के अनुसार यह कुल 50% कोटे से अधिक न होने पाए। अगर कुर्बा को इनकी मांग के अनुसार एसटी घोषित किया जाता है तो एसटी कोटे को भी अनुपातिक रूप से बढ़ाना होगा। क्या है इसके प्रश्न चुनौतियां कर्नाटक सरकार के पास? कर्नाटक सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कर्नाटक राज्य पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमा 50% पूरा पहुंच चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि बड़ी चुनौती होगी। तो वर्तमान में जो आरक्षण का कोटा है 1992 के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण को 50% तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके तहत पिछड़े वर्ग के लिए 32% आरक्षण निर्धारित है, यहाँ पर मुस्लिम, ईसाई, जैन शामिल हैं, और एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 3% आरक्षण निर्धारित है। आरक्षण कोटे के अगले कई श्रेणी में विभाजित किया गया है। श्रेणी 1 में 4%, श्रेणी 2 में 15%, श्रेणी 2B में 4%, श्रेणी 3A में 4%। इस तरह का प्रोग्राम है जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट का। तो अनुसूचित जनजाति के बारे में आप जानिए। तो अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 366 के 25 में अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय के कुछ हिस्सों या समूहों से जिन्हें भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है। 342 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना संसद द्वारा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति की सूची राज्य के अनुसूचित प्रदेश से संबंधित होती है। ऐसे में राज्य अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित एक समुदाय को दूसरे राज्य में भी प्राप्त दर्जा होना अनिवार्य नहीं है। मौलिक विशेषता, इसका मतलब है कि जो जाति अपने राज्य में एसटी है वही जाति दूसरे राज्य में भी एसटी हो, जरूरी नहीं है, अपना राज्य का मामला है। मौलिक विशेषताएं क्या होती है इसमें? किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किए जाने के मानदंडों के संदर्भ में संविधान में कई विशेष जानकारी दी गई। हालांकि अनुसूचित जनजाति समुदाय को अन्य समुदायों से अलग करने वाले प्रमुख लक्षण निम्न है। क्या है? पिछड़ापन, आदिमता, यानी इनका जो जीवन है पर बहुत ही परंपरागत होता है, परमिशनेस होता है। भौगोलिक अलगाव इनमें देखेंगे आप, हाँ, मूल रूप से जैसे जल, जंगल, जमीन, तो ये ज्योग्राफिकल ढंग से एकदम अलग रहते हैं। संकोची स्वभाव होता है इनका, सीनेस होता है। सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारी लक्षण हैं इनके समुदाय के। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो है, देश में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो ज्ञात 75 हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में जाना जाता है। इन समूहों में पूर्व कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर घटती जनसंख्या, बेहद कम साक्षरता, आर्थिक निवास स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है इनको। फिर आइए दूसरा मुद्दा, भी आपने देखा कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई चमोली में। ये इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो ये आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो जून 2013 में आई बाढ़ के कारण अधिक जान माल की हानि थी, उसके बाद जो है ये फ्लैश फ्लड हुआ है। कहाँ पर? ये एक तपोवन जो रेनी क्षेत्र है उसमें ग्लेशियर के टूटने से धौली गंगा और अलग नदियों में भारी मात्रा में क्या वो बाढ़ आई, जिससे ऋषि गंगा जो बिजली परियोजना चल रही थी वो नष्ट हो गई। तो यह घटना ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई। ऋषि गंगा रैनी के घास धौली गंगा से मिलती, इसी कारण धौली गंगा भी बाढ़ आ गई। प्रमुख परियोजनाएं यहाँ पर कौन कौन सी रही हैं? तो ऋषि गंगा परियोजना रही, ये 130 मेगावाट की निजी स्वामित्व वाली परियोजना है। धौली गंगा तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यहीं पे थी। तो धौली गंगा नदी पर निर्मित 520 मेगावाट की पनबिजली परियोजना थी। और उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड में अलकनंदा, भागीरथी नदी घाटियों की कई अन्य परियोजनाएं भी बाढ़ के कारण प्रभावित हुई हैं। फ्लैश फ्लड के विषय में एक घटना बारिश के दौरान उसके बाद जलस्तर में अचानक वृद्धि को संदर्भित करता है। यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि घटित होने वाली घटना है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड बीच 6 घंटे से कम अंतर होता है। फ्लैश फ्लड खराब जल निकासी लाइनों और पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक होता है। क्या कारण है इसका?
ये घटना भारी बारिश की वजह से आंधी तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, चक्रवाती पिघलना आदि के कारण हो सकती है। फ्लैश फ्लड जो है इसके कारण हो सकती है। फ्लैश फ्लड की घटना बांध टूटने और मलबा प्रवाह के कारण भी हो सकती है। फ्लैश फ्लड के लिए ज्वालामुखी उद्गार भी उत्तरदायी होते हैं। भूकंप भी हो सकता है ना। फ्लैश फ्लड के स्वरूप वर्षा की तीव्रता, वर्षा का वितरण, भूमि उपयोग का प्रकार और वनस्पति का प्रकार, विकास, घनत्व, मिट्टी का प्रकार आदि बिंदु निर्धारित करता है। ग्लेशियर क्या होता है भाई? तो ग्लेशियर आप जानते हैं कि विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि होती है जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ये आमतौर पर बर्फ के मैदानों के रूप में देखे जाते हैं। ये मीठे पानी के सबसे बड़े बेसिन हैं। पृथ्वी का लगभग 10% भूसतह को कवर करते हैं। ग्लेशियर का स्थलाकृति अवस्थिति के अनुसार है माउंटेन ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर आइस शीट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महाद्वीपीय ग्लेशियर सभी दिशाओं बाहर की ओर, जबकि माउंटेन ग्लेशियर उच्च ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर गति करते हैं। ग्लेशियर और बाढ़। ग्लेशियर झील। हिमालय के ग्लेशियर के पीछे हटने से झील का निर्माण होता है। उन्हें अग्र हिमनदी झील कहा जाता है जो तलछट और बड़े पत्थरों से बंधी होती है। बाढ़। तो ये जो है धौली गंगा के बारे में थोड़ा सा ज्योग्राफिकल ढंग से देखिए, जो क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लिया जाए। धौली गंगा इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील वसुधारा ताल से होती है। कहाँ से होती है ये? वसुधारा ताल से होती है। धौली गंगा अलकनंदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदियां नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी हैं। धौली गंगा रैनी नदी में ऋषि गंगा के पास मिलती है और यह अलकनंदा के साथ विष्णु प्रयाग में विलीन हो जाती है। यह यहाँ अपनी पहचान खो देती है और अलकनंदा चमोली, मैथन, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई मंदाकिनी नदी से मिलती है। यह श्रीनगर होती हुई देवनाग के पास गंगा में मिल जाती है। अलकनंदा गंगा से मिलने के बाद गायब हो जाती है और गंगा यहाँ से दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर बहती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये जो है आप ये मानचित्र आप देख सकते हैं। इस मानचित्र की ये स्थिति है। ये विष्णु गंगा आपका है ना। ये नंद प्रयाग आप देख रहे हैं। ये बद्रीनाथ आपका है ना, अलकनंदा नदी के किनारे। इधर केदारनाथ है, ये मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी नदी के किनारे। इधर भागीरथी नदी के किनारे आपका है गंगोत्री और यहाँ पर यमुनोत्री आगे ग्लेशियर है। तो देवप्रयाग, रुद्र, जो प्रयाग है आपका मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। जो कर्णप्रयाग है ये पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम है। विष्णु प्रयाग में आपका जो धौली गंगा है और इसको हम लोग विष्णु गंगा भी बोलते हैं, अलकनंदा भी बोलते हैं। और नंद प्रयाग में आपका ये नंद नंदकनी और अलकनंदा, ठीक, ये नदियां जो है आपके हैं जो इस क्षेत्र में संगम का निर्माण करती हैं। अब इस क्षेत्र में आप और भी क्या इन्वायरमेंटल बेसिस पे देख सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल बेसिस से देखें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी के 7,817 मीटर ऊंचाई क्षेत्र में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर जाने तो उद्यान में नंदा देवी अभ्यारण्य एक हिमनद बेसिन स्थित है जो कई चोटियों से घिरा हुआ है। ये ऋषिगंगा नदी के द्वारा सिंचित है। इसकी स्थापना 1982 में एक अधिसूचना के द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। तो गाइज ये नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका इस क्षेत्र में, इसे यूनेस्को की सूची में शामिल भी किया गया है। इस पार्क की वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर 312 फूलों की प्रजातियां हैं। 17 दुर्लभ प्रजाति शामिल हैं और देवदार, सनबौर और रोडोडेंड्रोन, जूनिपर आदि वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। जीव जंतु की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा काला भालू, हिमालयन भालू और उसके बाद हिम तेंदुआ है, हिमालयन मस्क हिरण है और आदि यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। भारत और चीन के बीच एक नई परियोजना की शुरुआत, सॉरी माफ करिएगा, श्रीलंका और चीन की नई परियोजना। तो ये हाल ही में चर्चा में है। हाल ही में चीनी कंपनी तमिलनाडु के रामेश्वरम से 45 किलोमीटर दूर उत्तरी जाफना प्रायद्वीप
कहाँ पर? जाफना प्रायद्वीप के 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए अनुबंध प्राप्त कर लिया। तो पाक जलसमूह मध्य के 3 द्वीपों डेल्फ्ट, नैनातीबू और अन्नालतीबू में स्थित परियोजना का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, भारत और श्रीलंका के बीच ये जो स्थिति है, जाफना द्वीपों के बारे में। डेल्फ 3 द्वीपों में सबसे बड़ा है और रामेश्वरम तमिलनाडु के सबसे करीब है। यह श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ दोनों के बीच कच्चातीबू नाम का एक छोटा द्वीप भी स्थित है, जिसे भारत ने वर्ष 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। और ये विवादित भी रहा है कच्चातीबू। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप जो है, तो ये कच्चातीबू भी है। इन द्वीपों के आसपास जलीय क्षेत्र तमिलनाडु जाफना के मछुआरों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये विषय दशकों से दोनों देशों के द्विपक्षीय एजेंडे में शामिल है। भारत और श्रीलंका ने वर्ष 2016 में मछुआरों के मुद्दों को हल करने के लिए एक अस्थायी तंत्र के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्रीलंका के मत्स्य एवं जलीय संसाधन विकास मंत्रालय के बीच मत्स्य पालन एवं संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की थी। श्रीलंका का पक्ष, श्रीलंका के मुताबिक इस निर्णय के लिए श्रीलंका की दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये परियोजना एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा समर्थित है, जिनमें स्वयं के दिशा निर्देश स्थापित किए हैं। उधारकर्ता के लिए इनका पालन करना अनिवार्य है। भारत की क्या चिंता है भाई? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानें कि भारत किसी सीमा के निकटवर्ती अगर चीन का इंटरफेयर हो रहा है और वो भी समुद्री क्षेत्र में, तो भाई चिंताजनक तो है। तो भारतीय जलीय क्षेत्र में जो चीन की उपस्थिति है, भारत के लिए चिंता का विषय बिल्कुल माना जाएगा। और खास तौर पर ऐसे समय में जो भारत चीन सीमा पर पहले से ही गतिरोध और तनाव बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं। ये समझौता ऐसे समय में किया जा रहा है कि जब लद्दाख में भारत और चीन की सीमा पर जारी गतिरोध अस्थायी समाधान प्राप्त होना शेष है। अभी ज्ञात हो कि हाल ही में श्रीलंका सरकार ने पूर्वी कंटेनर टर्मिनल के लिए भारत और जापान के साथ किए गए अनुबंध को रद्द कर दिया गया है। भारत और श्रीलंका जापान द्वारा हस्ताक्षरित इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत पूर्वी कंटेनर टर्मिनल की विकसित करने की बात की गई थी, जो कोलंबो और आपका बंदरगाह के 9 विस्तारित दक्षिणी भाग में विस्तृत है। भारत के पूर्वी कंटेनर और ईसीटी सौदा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था कि इसके माध्यम से होने वाले लगभग 70% शिपमेंट भारत से जुड़ी थी। कोलंबो पोर्ट में किसी भी अन्य टर्मिनल की तुलना में एक कंटेनर टर्मिनल रणनीतिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भारत की जो चिंताएं हैं, और अगर इंटरफेयर यहाँ पे बढ़ रहा है तो अच्छा स्थिति भारत के लिए नहीं है गाइस। तो ये रहा कुछ करंट अफेयर्स के टाइप बिंदु, और इनको अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका जो है पीडीएफ फाइल हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इसको जो हमारे टेलीग्राम पे जा करके, लिखा है ना देखिए, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम से MIS, तो वहाँ पर जा करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये करंट अफेयर्स कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थोड़ा सा टाइम तो लेट ज़रूर है, लेकिन कल से आपका शेड्यूल अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके गाइस, नमस्कार।